भी देख रहे नहीं तो जाएगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो आपने अभी तक यूनिट 2 में पढ़ा था फोर्स एंड मोशन, उसका लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज सर्कुलर मोशन। टिल नाउ यू हैव लर्न अबाउट one sort of motion, that was linear motion. If you remember, we have discussed two broad categories of motions. One was linear motion and other was नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन में मैंने आपको ये बताया था कि नॉन लीनियर मोशन वो होता है जिसमें कि डिस्टेंस चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन जरूर चेंज होता है। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो जरूर चेंज होता है। इसी में से एक मोशन जो है नॉन लीनियर मोशन, एक नॉन लीनियर मोशन हमारा सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ फिक्स्ड डिस्टेंस पे सर्कल में मूव करता है। अगर फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है तो वो सर्कल में मूव करेगा। सपोज करिए ये आपका फिक्स पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करता है तो ये आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। प्लीज डू नॉट मिक्स सर्कुलर मोशन विद रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बहुत छोटा सा फर्क होता है। सर्कुलर मोशन देखिए, अगर हम ये एक ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है इस तरह से, सर्कल में घूम रहा है, ये देखिए इस तरह से, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक यहाँ पे लाइन पड़ती है, जिस लाइन के पे बहुत सारे सेंटर्स पड़ते हैं, उसके चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के इस एजेस की मैं बात करूं तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो एज है या जो कोई पॉइंट है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन होता है। एग्जांपल्स देखिए सर्कुलर मोशन के, आप साइकिल चलाते हैं, उसके पहियों का रिम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें सीलिंग फैन की, तो सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उनके एजेस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। आपकी कार व्हील के टायर का बाहरी हिस्सा जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं उनके एजेस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। गैस टरबाइंस जो होते हैं उनके गियर्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। घड़ी की सुइयों के एजेस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ये किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करता है। उस सर्कल का जो फिक्स पॉइंट, जिसको कि हमने कहा कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेंटर होता है उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहता है और डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, जो कि नॉन लीनियर मोशन से थोड़ा सा अलग केस है। नॉन लीनियर मोशन में डायरेक्शन कांस्टेंट थी और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब देखिए सर्कुलर, जैसे कि आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि कुछ लीनियर मोशन को डिफाइन करने वाली क्वांटिटीज थी जिनको कि हम उनके पैरामीटर्स कहते थे, वैसे ही ऐसे जो भी क्वांटिटीज हैं जो कि सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन या डिफाइन करती हैं उनको हम एंगुलर पैरामीटर्स कहते हैं। कुछ एंगुलर पैरामीटर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी एंगल जो कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कवर करता है, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये एक स्क्रीन हमने लिया, ये देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। किसी, ये सर्कल का जो सेंटर है ये हमारा O है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट P पे था और इसका रेडियस हमने R ले लिया। कुछ सेकंड्स के बाद से T सेकंड्स के बाद ये पॉइंट P डैश पे पहुंच गया और ये जो एंगल कवर हुआ ये थीटा है। तो ये थीटा जो है, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर ये वाला डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस अगर s है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो s अपॉन r के बराबर होता है। ये इनके बीच में एक रिलेशन है, या s इज इक्वल टू r थीटा होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। लेकिन s जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रेडियस इनटू
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। अब देखिए ये तो हुआ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आपका जो एंगुलर पैरामीटर है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाता है और ये होता है थीटा अपॉन टी के बराबर। अगर टी टाइम में एंगल थीटा कवर हुआ है तो थीटा अपॉन टी इज नोन एज ओमेगा and it is known as angular velocity। अब देखिए जो थीटा एंगल होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होता है, और यहां से देखिए तो जो ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तीसरा एंगुलर पैरामीटर जो होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है और उसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे कि सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन में आपने देखा था कि जहां पर चेंज इन लीनियर वेलोसिटी था वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन था, ठीक वैसे ही जहां पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर हम ये मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से किसी सर्कल में घूम रहा था और टी टाइम के बाद इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 2 हो गई थी, तो जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज रिटन बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी है जिसको कि आप कह सकते हैं कि ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर तीनों को मैंने आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट in a if the object is moving in a circle, then the angle covered by the moving object at any instant is called angular displacement. It is denoted by theta and its SI unit is radian. Angular velocity is the angular displacement per unit time covered by the moving object is called angular velocity. It is not displacement, it is velocity. It is angular velocity. This is velocity. So the angular displacement covered by the moving object per unit time is called angular velocity. Angular velocity को ओमेगा से लिखा जाता है और इसका SI unit is radian per second. Mathematically omega is equal to theta upon t. The third one is angular acceleration. Angular acceleration is rate of change of angular velocity and it is denoted by alpha. Its SI unit is radian per second square. And mathematically alpha is equal to omega final minus omega 0 initial या omega 2 minus omega 1 upon t. चौथा पैरामीटर जो है ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये सर्कुलर मोशन में स्पेशली ऐड किया गया है। इसको हम आपको जब पीरियोडिक मोशन पढ़ाएंगे तो और क्लियर करेंगे। देखिए जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो वो फिक्स टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट करती है। आप पंखा चलाइए, फिक्स सेकेंड्स के बाद जो पंखा है वो अपने ब्लेड्स, जो उसके ब्लेड्स हैं वो अपने पाथ को रिपीट करेंगे। घड़ी की सुइयां देखिए फिक्स टाइम के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करती हैं। जैसे सेकंड वाली सुई 1 मिनट में रिपीट करती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में रिपीट करती है, घंटे वाले सुई 12 घंटे में रिपीट करती है। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल में ये सब अपनी पाथ रिपीट करते हैं। तो जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम इंटरवल्स में अपना पाथ रिपीट करता है तो ये आपका पीरियोडिक मोशन कहलाता है। और ये चूंकि सर्कुलर मोशन एक तरह की पीरियोडिक मोशन भी है, इसलिए सर्कुलर मोशन में ये दो जो आपके पैरामीटर्स हैं ये ऐड कर हो जाते हैं फ्रॉम पीरियोडिक मोशन। ये पहला पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स वो घूम रहा है, कितने सर्कल्स घूम रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल n से भी लिखा जाता है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको f से लिखा हुआ भी मिलेगा और कहीं कहीं आप इसको न्यू से लिखा हुआ भी पाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका SI यूनिट हर्ट्ज होता है। हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो n यूज करेंगे और इसका SI यूनिट हर्ट्ज है। मैथमेटिकली ये देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है 1/t के बराबर होती है। कैसे, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर t क्या है? t होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? एक सर्कल को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय।
एक सर्कल पूरा करने में जो समय लगता है वो t, और 1 सेकंड में जितने सर्कल्स कंप्लीट होते हैं वो n। ये आपका जो t होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी n इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पर मैं आपको एक दो छोटे छोटे रिलेशंस दिखा रही हूँ जो आपके एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में है, पहला रिलेशन। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, और फिर हम लौट के आएंगे जो दो फोर्सेस हैं जिनको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उनके बारे में। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाता है ओमेगा से और लीनियर वेलोसिटी को लिखा जाता है v से। ये ओमेगा और ये v, आपको v और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन निकालना है। देखिए, आपने पीछे पढ़ा कि s इज इक्वल टू आर थीटा होता है। दोनों साइड्स को t से डिवाइड कर दीजिए। s अपॉन t विल बी इक्वल टू r इंटू थीटा अपॉन t, लेकिन s अपॉन t ये बाय डेफिनिशन होता है v के, और थीटा अपॉन t ये बाय डेफिनिशन होता है ओमेगा के। इसलिए यहाँ पर हमने ये v लिखा और यहाँ पर हमने ओमेगा लिखा, और हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जितने भी लीनियर पैरामीटर्स हैं वो सभी रेडियस इनटू एंगुलर पैरामीटर, जो उसके पैरेलल वाले एंगुलर पैरामीटर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे देखिए, लीनियर पैरामीटर में s डिस्प्लेसमेंट होता है, s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा एंगुलर पैरामीटर है उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन a होता है और ये r इंटू ओमेगा के बराबर, r इंटू अल्फा के बराबर होता है, यानी कि r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जितने भी लीनियर पैरामीटर्स हैं वो रेडियस इंटू एंगुलर पैरामीटर के बराबर होते हैं। आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं, और ये जो एक छोटा सा रिलेशन है ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। यू कैन वेरी इजीली लर्न दिस। अब हम आ जाते हैं एक और रिलेशन जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन है। देखिए, बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में। अगर फ्रीक्वेंसी n है तो इसका मतलब n साइकिल्स जो हैं वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर n साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं तो एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होगा, दिस विल बी 1/n सेकंड। लेकिन एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगा हुआ जो समय होता है वो टाइम पीरियड t होता है, ये बाय डेफिनेशन है। तो एक साइकिल में लगा हुआ समय टाइम पीरियड t है, इसलिए n इज इक्वल टू, इसलिए t इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा, या n इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम वापस आते हैं, दो पैरामीटर्स आपको और बताते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो बहुत नेसेसरी होता है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर ये बहुत जरूरी है कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं मूव कर सकता। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अलोंग द रेडियस लगता है और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। देखिए, मैं आपको यहाँ से इससे करके बताती हूँ। ये बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्ट ये नहीं है, पर देखिए इसको सर्कल में घुमाने के लिए इसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। अगर मैं किसी पॉइंट पे इसको छोड़ दूं तो ये सीधे जाके स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप अपने घर पे करके देखिएगा। एक धागे में कोई हेवी ऑब्जेक्ट बांध लीजिए, पत्थर बांध लीजिए और उस धागे को घुमाना शुरू करिए। जब आप उसको गोल घुमाते हैं तो आप उसको बीच से पकड़े रहते हैं। जिस समय आप छोड़ेंगे, जहां पर आप छोड़ेंगे वहीं से वो स्ट्रेट लीनियर मोशन में आगे चला जाएगा। इसका मतलब इसको गोलाई में घुमाने के लिए जो बहुत जरूरी फोर्स था, इट वाज देयर। ये अलोंग द रेडियस, उस धागे के अलोंग, यहाँ सेंटर की तरफ लग रहा था। तो ये जो फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगता है और जरूरी फोर्स है सर्कुलर मोशन के लिए, ये आपका कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। और मैथमेटिकली एफसी से लिखा जाता है इसको, और ये mv² के बराबर होता है। दिस इज नॉट 2, दिस इज mv² r। सी, दिस इज mv² r।
प्लीज करेक्ट इट इन योर पीडीएफ ऑल्सो। पीडीएफ में भी, क्योंकि मैंने ये वहीं से बनाया था, पीडीएफ में भी गलती से ये mv स्क्वायर अपॉन 2 लिख गया होगा। प्लीज करेक्ट इट देयर, दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होती है, ये mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये एक पत्थर है, इसको सेंटर की तरफ हमने खींचा हुआ है। तो अगर सेंटर की तरफ खींचा हुआ है तो कायदे से इस पत्थर को सेंटर पे आके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पत्थर अपनी जगह पे गोलाई में घूमता रहता है। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स भी है जो अलोंग द रेडियस इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। दूसरी तरह से देखिए, अगर हमने इसको छोड़ा तो ये यहीं से बाहर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ नहीं आया, जबकि हमने पहले अंदर की तरफ खींच रखा था। तो ये बाहर की तरफ गया, इसका मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स इस पे लग रहा था। ये जो फोर्स अलोंग द रेडियस इन आउटवर्ड डायरेक्शन लगता है, ये आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये mv स्क्वायर अपॉन r होगा, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। दिस इज माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। तो ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपको एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स वाला दिखा रखा है। ये वाला पोर्शन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, अलोंग द रेडियस लग रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस लग रहा है, लेकिन बाहर की तरफ लग रहा है। ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए एक में प्लस mv स्क्वायर अपॉन r और दूसरे में माइनस mv स्क्वायर r, माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। आपको एक चीज और बता दूं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। सेंट्रीफ्यूज कहते हैं इसको, जो एप्लीकेशंस होती हैं इसकी। सेंट्रीफ्यूज का एग्जांपल देखिए, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर वाला पोर्शन देखिए, उसमें छेद छेद बने हैं। अगर आप जो है वॉशिंग मशीन में कोई कपड़े डाल के और सुखाते हैं ड्रायर में डाल के, तो ड्रायर में जब आप कपड़े डाल के सुखाते हैं, आप बाद में उसको खोल के देखिए तो सारे कपड़े जो हैं उसकी दीवार पे चिपके हुए होते हैं। उसकी दीवार पे चिपके हुए क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सारे कपड़ों को बाहर की तरफ फेंकता है, सेंटर से इन आउटवर्ड डायरेक्शन। छेद में से पानी बाहर निकल जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं, और जो कपड़े हैं वो आपको दीवारों पे चिपके हुए मिलते हैं। ये सारा, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूज का। एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आमतौर पे बच्चों को बताती हूँ वो ये है कि अगर आपके पास कोई आपने कहीं देखा हो जहां मधुमक्खी पाली जाती है, तो वहां पे मधुमक्खी के छत्तों से बाहर शहद निकालने के लिए एक मशीन होती है, जिस मशीन में छोटे छोटे सॉकेट्स बने होते हैं और उसमें छत्ते रख दिए जाते हैं और उसके ऊपर हैंडल होता है, उसको गोल घुमा दिया जाता है। उसमें भी चारों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों से सारा शहद बाहर हो जाता है और जो आपका छत्ता है वो सेफली बाहर निकल आता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं सेंट्रीफ्यूज के। और अब आपको एक एप्लीकेशन पढ़नी है सेंट्रीफ्यूज की, जो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स है एक एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। चलिए ये मैं खोलूं आपको, एक मिनट, ये है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, आपने साइकिल, सब लोग चलाते हैं साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आपने चलाई होगी। आपको जब भी कहीं पे टर्न काटना होता है, कहीं मुड़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? या तो स्पीड बहुत धीमी कर लेते हैं, फिर पैर का हेल्प लेके मुड़ जाते हैं, या फिर अगर आप जिस स्पीड में मूव कर रहे हैं उसी में अगर मुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा अंदर की तरफ को झुक जाते हैं। आपने टीवी में भी मोटरसाइकिल रेसेस देखी होंगी, उसमें जो रेसर होता है वो ऐसे चलता है, जगह जगह जहां जहां रोड घूम रही होती है, जिधर घूम रही है उस साइड को झुक जाता है, इस तरह से, इस तरह से। ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा करके बेसिकली आपको मैंने ये बता दिया कि जब भी आपको कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। अब आपके पास कहीं बाहर से कोई तरीका नहीं है फोर्स ले आने का, इसलिए क्या किया जाता है? जो आपके वेट का नॉर्मल रिएक्शन है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उसके दो कंपोनेंट्स हो जाए। एक कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस कर ले और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। तो ये एक मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट को करने के लिए जो है साइक्लिस्ट है या मोटरसाइक्लिस्ट है वो थोड़ा सा झुक जाता है।
अब जो साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट है वो झुक तो जाता है, लेकिन अगर वहां पर कार हो या ट्रक हो तो क्या कार और ट्रक झुक सकते हैं? इस तरह से झुक सकते हैं? दो पहिए बाहर के ऊपर उठा देंगे? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए कर भी ले तो उनके स्किड होने की संभावना रहेगी। उसको बचाने के लिए, उनको गिरने से, एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो सर्कुलर एजेस होते हैं, सर्कुलर टर्न्स होते हैं जो रोड्स के, उनके आउटर एजेस जो हैं उनको इनर एजेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। ये जो आप आउटर एज ऑफ सर्कुलर रोड एज कंपेयर टू इनर एज थोड़ा सा ऊपर को उठाया जाता है, ये कहलाता है banking of road. So the raising of outer edge of circular roads as compared to inner edge is known as banking of road. जितने एंगल पे उसको उठाया जाता है उसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं और इसको थीटा से डिनोट करते हैं. So the angle at which outer edge of circular roads is raised as compared to inner edge is called angle of banking. It is denoted by theta और मैथमेटिकली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg. आपने पहाड़ों में बहुत देखा होगा ये बैंकिंग ऑफ रोड्स. पहाड़ों में ज्यादातर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल घूमती हुई रोड्स होती है. आप वहां जब भी जाइए आप देखिएगा तो आपको जो बाहरी किनारा है रोड का वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ मिलेगा. ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड है. आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए. चलिए, हमने ये माना कि एक हमारे पास कोई व्हीकल है, कोई कार है या ट्रक है जिसका की मास m है और ये एक यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी v से जा रहा है और ये एक सर्कुलर रोड पे पहुंचता है जिसका की एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है और रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न इज r. अगर ऐसा है तो देखिए ये यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है. इस फिगर को मैं इसके साथ बगल में आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ जिससे कि आपको बनाना आसान लगे. बहुत आसान है इस फिगर को बनाना. ये देखिए एक ये सर्कुलर रोड है. ये देखिए ये फिगर इस तरह से बनाया गया है. ये सर्कुलर रोड है. ये रोड स्ट्रेट होती थी लेकिन चूंकि सर्कुलर टर्न है तो यहाँ पर इसको बैंकिंग कर दिया गया. ये एंगल थीटा है. यही आपका यहाँ पर बना हुआ है. ये स्ट्रेट रोड है और ये उसका जो बैंक्ड रोड है उसका ये एंगल थीटा यहाँ पर बना हुआ है. अब इसके ऊपर एक व्हीकल m मास का चल रहा है. इसका जो वेट है वो तो नीचे लगेगा जो कि mg है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. तो ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन r लग गया. अब नॉर्मल रिएक्शन r है, ये एंगल भी थीटा होगा. कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. जब ये एंगल थीटा होगा तो एक कंपोनेंट r का इधर होगा जो कि r cos थीटा है, दूसरा कंपोनेंट इधर है जो कि r sin थीटा है. देखिए ये एंगल थीटा क्यों हुआ. आपका जो ये एंगल थीटा है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ, दूसरे ब्लैंक स्क्रीन पे दिखाती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा. ये देखिए ये ऐसे रोड थी, ये एंगल ऐसे बैंकिंग कर दी गई. ये आपका इसके ऊपर व्हीकल है जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है. ये आपका नॉर्मल रिएक्शन R है और ये हमने कहा इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. देखिए ये एंगल जब थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा. ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल चूंकि 90 डिग्री है ये वाला, इसलिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ये एंगल थीटा है तो ये इसका क्रॉस एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा. तो जब ये एंगल थीटा होगा तो थीटा से लगती हुई आर्म r cos थीटा की, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपका r sin थीटा, ये अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल लगेगा. तो ये जो r cos थीटा है ये तो इसके वेट mg को बैलेंस करेगा और जो r sin थीटा है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. अब देखिए ये किस तरह से हमारा सारा कुछ डेरिवेशन होता है. इसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या स्थिति है कि हमारे पास टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे. पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये. पहला फोर्स इसका वेट है जो डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स वर्क कर रहा है. दूसरा फोर्स r cos थीटा है जो वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है और ये जो है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अगर हम
बात करें कि व्हीकल जो है वो स्किड नहीं कर रहा है, फिसल के गिर नहीं रहा है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस में होंगे। तो ये जो इसका वेट है उसको तो आर कॉस थीटा बैलेंस करेगा, ये नीचे लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, दोनों बराबर होंगे तभी बैलेंस करेगा। और दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स जो लग रहा है ये आपका आर साइन थीटा है, जो कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर रोड वर्क कर रहा है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जबकि कोई भी फोर्स, जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर है वो जीरो लग रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो जैसे आराम से जा रहा था वैसे जाता रहेगा। इस इक्विलिब्रियम में जो आर कॉस थीटा है वो तो आपका हो जाएगा, आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, और आर साइन थीटा चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये mv स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई mg हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कॉस थीटा नीचे है तो ये mv स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन mg, इसको मैं यहाँ पे दूसरी तरह से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और टोटल डिवाइडेड बाई mg। ये हो गया ना, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको देखिए m और m कैंसिल हो जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे बचा v स्क्वायर, r और g मिलके v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, या थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, जो कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। आपको इस चैप्टर में या इस वाले पोर्शन में ये अकेला क्वेश्चन है जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग और व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, या डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। जिस तरह से भी घुमा फिरा के आए, बट क्वेश्चन आपका ये अकेला है जो यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझिएगा, इसको आगे आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी यूज करना हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा इनवाइटेड है, जब आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। आपका ग्रुप इस सब चीजों के लिए खुला रहता है। अगर 1% आपका ग्रुप पे नहीं डालना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट भी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ इसके साथ आपका खत्म होता है ये चैप्टर फोर्स एंड मोशन। आपने ये जो दोनों यूनिट्स हैं, जो पहला यूनिट था आपका जिसको कि हमने कहा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो यूनिट, और ये जो दूसरा यूनिट है फोर्स एंड मोशन, ये दोनों यूनिट्स आपके जो सेशनल्स अभी होंगे फरवरी में उसमें आएंगे। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इनके छोटे छोटे टेस्ट देके, ये टेस्ट अगर क्लास में आ पाएंगे तो क्लास में करवा लूंगी, और क्लास में नहीं आते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन भेज के थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करा दूंगी। आप अपने आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से इनके आंसर्स लिखे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ।